गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर। आज है हमारा पेपर सेकेंड, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इस पेपर में यूनिट सेकेंड से हमारा आज का हॉट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। इसे इलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं आज हम। फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटो? फोटो की अगर अपन बात करें तो फोटो का मतलब हो गया फोटोन्स। फोटोन्स अर्थात लाइट के पार्टिकल्स या मूवमेंट्स जो हैं फोटोन्स के रूप में। एंड सिंथेसिस का मतलब यहां पे वैसे तो होता है संश्लेषण, लेकिन यहां पे है साथ लाना, पुटिंग टुगेदर, अर्थात वह प्रोसेस जिसमें हम लाइट के फोटोन्स को साथ ला रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं किसी एक विशेष प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। और वो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे अगर हम कहें तो CO2 मॉलिक्यूल्स का जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? फोटोन्स की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, एक विशिष्ट एपरेटस जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स की उपस्थिति में जब हम कार्बन CO2 और H2O का कॉम्बिनेशन, तो यहां हमको मिलता है एक 6 कार्बन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। वैलेंसी को अगर अपन पूरा करें तो यहाँ पे है लगभग 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तब हमें मिलता है एक कार्बोहाइड्रेट, प्लस हमें यहाँ पे मिलेंगे 6 H2O मॉलिक्यूल्स, प्लस हमें मिलेंगे 6 O2 मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा हमें यहाँ पे एनर्जी जो है वो फॉर्म में मिलती है ATP और NADPH2 फॉर्म में। हालांकि यहाँ पे एनर्जी रेस्पिरेशन की तुलना में बहुत कम है, लेकिन एनर्जी मिलती है या प्राप्त होती है। वापस इसको रिवाइज करें तो वैलेंसीज को आप पूर्ण कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूला या समीकरण को देखते हुए डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह अभिक्रिया है जो विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है, या क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर CO2 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है लाइट की उपस्थिति में, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ CO2, जिसके फलस्वरूप हमको मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, वाटर मॉलिक्यूल्स और O2 एंड एनर्जी। दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इससे पहले एक और अगर हम इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टीफन हेल्स की अगर अपन बात करें तो ये बहुत सम्मानित नाम है, जिसे हम कह सकते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, इस सिंपल डेफिनेशन के बाद अब हम टॉपिक को ले चलते हैं फोटोसिंथेटिक एपरेटस की ओर, जहां पे प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेटिक एपरेटस की बात करें तो हरित पादप जो हैं वो लोअर क्रिप्टोगेम्स में एल्गी से स्टार्ट होते हैं। एल्गीज, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, हायर वर्जन, अपडेट वर्जन जो है वो एंजियोस्पर्म्स। अगर अपन एल्गीज की बात करें तो एल्गीज में काफ़ी कुछ कोशिकाएं जो है वो प्रोकैरियोटिक टाइप हैं और कुछ कोशिकाएं यूकैरियोटिक टाइप है। तो उनमें क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट हुआ। तो ऐसे में हमारा आज का टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का नाम जो है वो सर्वप्रथम हैकल
in 1865 named plastids। हेकेल ने सर्वप्रथम इनका नाम प्लास्टिड्स नाम रखा था, लवक। बाद में स्मीपर 1883 में नेम्ड क्लोरोप्लास्ट रखा, हरित लवक, ड्यू टू देयर ग्रीन कलर, प्रकाश संश्लेषण तथा हरे रंग की वजह से उसका नाम क्लोरोप्लास्ट रखा। क्लोरो मीन्स हरा, प्लास्ट मीन्स लवक, स्मीपर। ठीक है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इसके बारे में अगर अपन बात करें तो जो प्लास्ट हैं या प्लास्टिड्स हैं, वो प्लास्टिड्स की वेरिएशन से अगर अपन करें तो यहां पे प्लास्टिड्स जो हैं वो दो प्रकार के हो गए, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स रंग, ल्यूको मीन्स रंगहीन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो प्लास्टिड्स हैं वो दो प्रकार के हैं। एक उन्होंने वैरायटी दी है क्रोमोप्लास्ट जो कि रंगीन प्रकार के हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट जो कि रंगहीन प्रकार के हैं। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट में भी दो वेरिएशंस हैं, हम कर सकते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव एंड फोटोसिंथेटिक इनएक्टिव। और इनका विशेष काम जो है वो है कलर प्रोवाइड, एंड इनका जो मेन काम है वो है स्टोरेज। ठीक है, यहां पे फोटोसिंथेटिक एक्टिव का जो काम है, उनका मुख्य काम है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड का हिस्सा बनना, सेकंड का भी नहीं, फोटोसिस्टम फर्स्ट का हिस्सा बनना, जो मेन रिएक्शंस है। और अगर अपन फोटोसिंथेटिक इनएक्टिव की बात कर रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक इनएक्टिव में मेन काम है फोटोसिंथेटिक सेकंड का हिस्सा बनना तथा कलर प्रदान करना। इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर हम जो है मेनली जिनकी बात करते हैं वो है क्लोरोफिल। ठीक है, हम यहां पे बात कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट एंड फाइकोब्लिन्स, और बैक्टीरियल क्लोरोफिल। ढंग से देखिए, सिंपल वे में समझा रहा हूं, ये एक न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड हैं पर कोर्स से रिलेटेड नहीं है, थ्योरी से। हम केवल ये कह रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो दो वेरिएशंस में है, ये रंगीन है, कलर देते हैं, सही बात है, लेकिन उसके अलावा इनका मेन काम जो है वो फोटोसिंथेसिस है या नहीं है, उसके बेस पे। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर अपन बात करें तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लगभग 9 प्रकार के हैं। ठीक है, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा जो ब्राउन कलर के हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव हैं, रोडोफाइटा में जो है वो रेड कलर के फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, फाइकोब्लिन्स जो कि बैक्टीरियल हैं। ठीक है, बैक्टीरियल साइनोफाइटा के मेंबर्स में फाइकोब्लिन्स की अगर अपन बात करें तो सी फाइकोसायानिन एंड सी फार्को इरिथ्रिन टाइप। उसके अलावा बैक्टीरियल क्लोरोफिल्स हैं जो कि सल्फर बैक्टीरियाज में जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण में सहयोगी होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर अपन क्लोरोप्लास्ट के दूसरे पार्ट्स की देखें तो जो कि फोटोसिंथेटिक इनएक्टिव हैं, तो उनका जो कलर देने का काम है उसके अंदर मेन एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कैरेटिनॉइड्स। और कैरेटिनॉइड्स की अगर अपन बात करें तो कैरेटिनॉइड्स दो प्रकार के हो गए, कैरेटिन्स एंड जेंथोफिल्स। ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अगर अपन ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो इनका काम मेनली स्टोरेज का है, कलर बहुत कम, मेनली स्टोरेज का है, प्रकाश संश्लेषण से मतलब नहीं है। जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं इलियोप्लास्ट, मतलब ऑयल स्टोरेज करने वाले सेल्स या पिगमेंट्स। हम एल्यूरोप्लास्ट की बात कर सकते हैं, प्रोटीन स्टोरेज करने वाले। ठीक है, और एलियोप्लास्ट की अगर अपन बात करते हैं तो उनको हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज करने वाले जो हैं पिगमेंट्स होते हैं।
इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट की शेप एंड साइज की बात करें तो ये लोअर क्रिप्टोगेम्स टू हायर, अगर अपन प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो कोशिका आबद्ध संरचना नहीं है, तो ऐसे में वहाँ पे केवल और केवल जो है वो फोटोसिंथेटिक लैमेली के रूप में अपन जानते हैं, वहाँ पे केवल फोटोसिंथेटिक लैमेली के रूप में वहाँ पे क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट होता है। फिर जो ही हम धीरे धीरे यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं, एल्गीज के अंदर, तो वहाँ धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होने लगा है और उनकी शेप एंड साइज में काफ़ी वेरिएशंस हैं। जैसे अगर अपन क्लोरेला की बात करें तो ग्रिडल टाइप में है, सी शेप में। यूलोथ्रिक्स की बात करें तो रिबन शेप है। अगर अपन जिग्मिया की बात करें तो स्टार शेप में है। तो इस तरीके से इनकी शेप्स अलग है, इनके नंबर्स भी अलग अलग हैं, 1 2 3। अगर हम फाइनली यूकैरियोट्स पे आते हैं हायर प्लांट्स में, तो इनकी शेप एंड साइज जो है काफ़ी लार्ज है और उसी को ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट की अगर अपन बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक दोहरी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है। और इसकी मात्रा अगर अपन सिंपल वे में, दैट इज सेल, डबल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद अगर अपन कहें तो क्लोरोप्लास्ट जो है, कहने में तो हम क्लोरोप्लास्ट को क्या कह देते हैं कि द्विवी अवतलाकार अवसंरचना होती है, इस तरीके से गोलाकार फूली हुई संरचना बता देते हैं, डिस्कॉइड टाइप संरचना हम बता देते हैं। लेकिन एक्चुअली में प्लांट्स में आवश्यकता के अनुसार इसकी संरचना में वेरिएशंस हैं। आपने अगर नॉर्मली देखा हो तो लीव्स जो हैं उसकी अपर सरफेस बहुत ज़्यादा ग्रीन होती है, किसकी तुलना में, लोअर सरफेस की तुलना में। तो वो सतह जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोटोन्स लाइट्स के आ रहे हैं वहाँ पे उनकी संख्या जो है और उनका आकार जो है भिन्न हो जाता है छायारागी प्लांट्स की तुलना में। जो बहुत ज़्यादा धूप के संपर्क में रहते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, उनकी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जबकि छायारागी जो प्लांट्स हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो उनके अंदर जो है वो जो कलर ग्रीननेस है वो कम है। तो वो जो ज़्यादा ग्रीननेस है वो किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो ये रेटिकुलेट फॉर्म में भी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा शाखित होकर रेटिकुलेट पूरी सेल को एक तरीके से कवर कर लेता है, उसको आंतरिक यांत्रिक बल भी प्रदान करता है, प्लस फोटोसिंथेटिक एरिया जो क्षेत्रफल है उसको इंक्रीज कर लेते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन है। तो इसकी संरचना के लिए अगर अपन कहें, इसका अध्ययन जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से संभव है। तो इसकी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट जो हम लेते हैं वो है लिमिटिंग मेम्ब्रेन। लिमिटिंग मेम्ब्रेन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी डायग्राम को। तो एक सिंपल वे में वही जो संरचना हम देख रहे थे वही ड्रॉ कर लेते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स, हमने इसको दोहरी झिल्ली कहा तो इसके अंदर सीधी सी बात है, एक होगी आउटर मेम्ब्रेन और एक हो गई इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में होती है पेरी प्लास्टिडियल, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। देखिए सभी जो दोहरी झिल्ली कोशिकांग हैं उनकी संरचना सेम ही, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, और ये दोनों के बीच में होगी पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, दोनों की तुलनात्मक रूप से मैं आपको समझा देता हूं। जो मेम्ब्रेन है वो सिंगर एंड निकोलसन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ही के रूप में है, ठीक है। और अगर अपन यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट लेते हैं रॉबर्टसन का, तो सभी जो जैविक झिल्लियां हैं वो रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट को ही फॉलो करती हैं, अर्थात ये बनी हुई हैं किसकी, लिपोप्रोटीन से मिलके बनी हुई संरचना होती है। हल्का सा अगर अपन कहें तो एक छोटा सा वेरिएशन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है
वो इनर मेम्ब्रेन की तुलना में तुलनात्मक रूप से थोड़ी पतली होती है, महीन होती है। जैसे ये लगभग 65 टू 75 एंगस्ट्रॉम तक है, तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो 70 टू 85 एंगस्ट्रॉम तक थिकनेस में होती है, और इन दोनों के बीच में लगभग 150 से 200 एंगस्ट्रॉम का जो है वो स्पेस होता है, जिसे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की थिकनेस कम होने के कारण ये इनर की तुलना में कम चयनात्मक पारगम्य होती है, आसानी से इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस या आवेशों को झिल्ली के पार भेज देती है और पेरीप्लास्टिडियल स्पेस में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, पेरीप्लास्टिडियल स्टोर की बात करें तो दोनों झिल्लियों के मध्य का अवकाश है और इसके अंदर एक होमोजीनस फ्लूइड जो है वो भरा रहता है। आवागमन से संबंधित इसके अंदर आयनों का चार्जेस बना रहता है, लेकिन ग्रेडियंट के अनुसार इसमें नहीं होता, क्योंकि बाह्य जो है वो पारगम्यता ज़्यादा दिखाती है, तो ग्रेडियंट का इसके अंदर कोई ज़्यादा समावेश नहीं है। इसमें विलयन जो है एक अधात्री के रूप में होता है, मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है, जिसमें सब कुछ है, आने वाले तत्व भी, अंदर से बाहर जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी, एंजाइम्स भी, आना जाना इस तरीके से। तो ये है लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स, लिपोप्रोटीन से बनी हुई। और आंतरिक झिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा चयनात्मक पारगम्य होती है, बिना आसानी के या इलेक्ट्रॉनिक वो आयन ग्रेडियंट के मॉलिक्यूल्स को अंदर आने जाने पर बैरियर के रूप में कार्य करती है। सेकेंड पॉइंट अगर अपन इसकी बात करें तो वो है इसका इनर चैम्बर। इनर चैम्बर कह सकते हैं या स्ट्रोमा। अगर हम इसी को कोशिका के रूप में पढ़े तो हम पढ़ सकते हैं साइटोप्लाज्म। तो उस तरीके से प्लास्टिड के जो साइटोप्लाज्म है, प्लास्टिक का जो द्रव्य है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। कभी कभी इसे मैट्रिक्स भी बोल दिया जाता है, मैट्रिक्स, वरना इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, अब अगर हम स्ट्रोमा की बात करते हैं तो स्ट्रोमा में क्या है, ये अंदर की एक ल्यूमेन है जो कि अंदर की सतत, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रिस्टी के रूप में बन जाती है, ठीक है, तो वहाँ सतत नहीं होता, इनकम्प्लीट चैम्बर्स के रूप में बनाती है। जबकि क्लोरोप्लास्ट की अगर अपन बात करें तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी है, बिल्कुल इंटैक्ट, सतत, कहीं कोई लहर या अलग से कोई चीज़ नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ ये भरी रहती है। इसमें मुख्य रूप से कोशिकांग जो इसके अंदर के हैं, उसके अलावा जो सिंपल है वो है फॉस्फोलिपिड्स में, जैसे कि प्रोटीन अबाउट देन 40 टू 45% तक। अगर अपन कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स की बात करें तो वो जा रहा है लगभग 55% तक, 55 से 60% तक ले चलते हैं। कम कर लेते हैं कुछ रेशो को, 35 से 40% तक, ठीक है, 55% तक। कार्बोहाइड्रेट कि अगर अपन बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट लगभग 3 से 5%, DNA 0.5%, RNA लगभग 5 से 7% तक। उसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या है, इसके अंदर है सभी प्रकाश संश्लेषण या फोटोफॉस्फोराइलेशन से संबंधित एंजाइम। उसके अलावा केल्विन साइकिल जो डार्क रिएक्शन है उससे संबंधित जो एंजाइम्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। एंजाइम्स, ठीक है, एनर्जी सोर्स या फॉस्फेट तथा खनिज। कैसे खनिज, इसके अंदर खनिज के नाम पे हमको मिलेगा पोटेशियम आयंस, मैग्नीज हमको मिल जाएगा, मैग्नीशियम हमको मिल जाएगा। उसके अलावा हमको यहाँ पे मिलेगा मैग्नीज हो गया, क्लोरीन यहाँ पे अंदर होगा, कैल्शियम, सभी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेन चीज़ जो है वो है इसके अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर, एक सिक्कों के ढेर के समान संरचना पाई जाती है।
राइबोसोम्स that is double strand DNA, राइबोसोम्स, स्ट्रोमा। ठीक है, ये हो गया इसका जेनेटिक पोर्शन जिसकी हम बात करें तो DNA, RNA, राइबोसोम्स। ठीक है, इसके अलावा और मिनरल्स की अगर हम बात करें तो सारे एंजाइम्स एंड मिनरल्स सारे इसी के अंदर हैं। सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है, दैट इज ग्रेना एंड सिंगल यूनिट जो है नोन एज ग्रेनम। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं फ्रेट लेमिली। यहाँ पे अगर एक विशेष चीज़ आप देख रहे होंगे दोनों के बीच में एक सेतु, दैट इज फ्रेट चैनल्स। ठीक है, तो इसको समझते हैं संरचना को। इनर चैम्बर की हम बात कर रहे हैं तो वो एक हेट्रोजीनस फ्लूइड से भरा हुआ है जिसमें बहुत सारे टाइप के पदार्थ हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स के रूप में हैं और कुछ वृहद कार्बनिक पदार्थों के रूप में जो प्रकाश संश्लेषण में बन चुके हैं, जैसे कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ऐसे में इसकी मेन संरचना जो है वो एक विशेष थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से बनी हुई चपटी सिक्के के समान संरचनाओं के ऊपर है, जो एक दूसरे के ऊपर एक ढेर के रूप में है। इस ढेर को बोलते हैं स्टैक। ठीक है, इस एक दूसरे के ऊपर रखे हुए ढेर को बोलते हैं स्टैक। ये लगभग जो ग्रेनाज हैं वो होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट में नॉर्मली 40 से 60। बाकी ये संख्या जो है वो प्रकाश संश्लेषण की दर के ऊपर कम या अधिक भी पाई जाती है। और अगर अपन एक ढेर में या एक ग्रेना में ग्रेनम्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर लगभग 10 से 100 तक ग्रेनम जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्रेनाज। तो इसमें कुछ ग्रेनम जो हैं उनकी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन आकार में वृहद रूप ले लेती है और वो सिक्के के ढेर से बाहर, स्टैक से बाहर निकली हुई रहती है। तो ऐसी झिल्लियाँ जो अतिरिक्त क्षेत्रफल डेवलप कर रही है फोटोसिंथेसिस के लिए, उन्हें हम यहाँ पे बोलते हैं फ्रेट लेमिलीज। जो स्ट्रोमा में एक्स्ट्रा निकली हुई झिल्लियाँ हैं उन्हें बोला जाता है फ्रेट लेमिलीज। और कभी कभी दो ग्रेना की जो फ्रेट लेमिलीज हैं वो आपस में कांटेक्ट बना के चैनल बना लेती हैं और इन सारी संरचनाओं को एक दूसरे से क्या कर लेती हैं, जोड़ लेती हैं। तो इन्हें बोलते हैं फ्रेट चैनल्स। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता का अभी पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है, लेकिन शायद ये इसलिए बना लेती हैं ताकि एक दूसरे को सपोर्ट एंड मैकेनिकल सपोर्ट दे सकें प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्लस ये चैनल बनने से इनको एक एक्स्ट्रा जो है वो क्षेत्रफल मिल रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, उसके अलावा डीएनए राइबोसोम्स में जो है वो 70S टाइप के मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक टाइप। यस, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लेके चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो हम इसमें लेंगे दैट इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन को समझिए। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, अगर हम इसकी बात करें सिक्के की तो हमें यहाँ पे एक सिक्के में दो झिल्लियाँ दिखाई दे रही हैं, जबकि एक्चुअली में जो ग्रेना है या ग्रेनम की हम बात कर रहे हैं वो एकल झिल्ली युक्त संरचना है। अर्थात एक झिल्ली ये दूसरी झिल्ली दोनों के दोनों एक के ऊपर एक बनके एक चपटी संरचना बनाती है, जिसकी वजह से हमको वो दो संरचनाएं आपस में दिखाई देती हैं, जबकि ये एकल संरचना है, एक और एक दो, एक अपर और एक लोअर। इसको थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की संरचना भी लिमिटिंग मेम्ब्रेन के समान बिल्कुल एक जैसी लिपोप्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ा कम है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मोटाई जो है वो बाह्य मेम्ब्रेन की तुलना में कम होती है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स की अगर अपन बात करें तो इन्हें रैप्चर करके ऊपर की मेम्ब्रेन को उठाने पर एक विशेष संरचना देखने को मिलती है, उन्हें हम बोलते हैं क्वांटासोम्स। सबसे पहले पार्क एंड पॉल ने लगभग 1963 में 68 में इन्हें क्वांटासोम्स नाम दिया। इन्हें फोटोसिंथेटिक यूनिट का नाम दिया था पार्क एंड बेगिंस ने।
ठीक है। पॉल ने इन्हें नाम दिया क्वांटासोम्स। क्वांटासोम्स की हम बात करें तो ये एक ठोस पार्टिकुलेट रेक्टेंगुलर आयताकार संरचना है जो लगभग 18, 16 और 10 नैनोमीटर, अगर आप इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं तो 180 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय 160 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय 100 एंगस्ट्रॉम के अंदर अपन इसकी व्यास को ले सकते हैं, अर्थात 18 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ऊंचा और क्या बोलते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो गई, ठीक है, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, एक रेक्टेंगुलर शेप है ये क्वांटासोम्स। और इनकी कार्य एबिलिटी को देखते हुए पार्क एंड बिगिंस ने इन्हें फोटोसिंथेटिक वो क्या बोलते हैं वो बोला एपरेटस। तो आप कह सकते हैं कि क्वांटासोम्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दीज आर द फंक्शनल, या फिर अगर हम बात करें तो दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, एक्चुअली में क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में ग्रेना में सिंगल यूनिट ग्रेनम की थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में जब हम उसे रैप्चर करते हैं तो अपर मेम्ब्रेन में नीचे की तरफ बहुत सारे क्वांटासोम्स जो हैं वो लगे होते हैं। उन क्वांटासोम्स के अंदर जो है वो फोटोसिंथेटिक एपरेटस के पिगमेंट्स होते हैं। तो एक्चुअली में क्वांटासोम्स की मैं बात करूं तो क्वांटासोम्स में है क्या क्या, क्योंकि ये लाइट फोटो फास्फोराइलेशन से संबंधित है, तो एक क्वांटासोम में सिंगल क्वांटासोम्स की हम बात करें तो इसमें लगभग 230 से 240 तक क्लोरोफिल ठीक है। और इन क्लोरोफिल्स की बात करें तो इसके अंदर जो है वो लगभग 150 to 160 हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स एंड लगभग 50 से 70 तक होते हैं क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से लगभग इसमें है 50 कैरोटिनॉइड्स और 50 कैरोटिनॉइड्स की अगर अपन बात करें तो इसमें 75% जो हैं वो होते हैं कैरेटीन्स एंड 25% जो होते हैं वो होते हैं जेंथोफिल्स, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर और मेन प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो यौगिक या जो मध्यवर्ती हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि क्यूनोन, ठीक है, प्लास्टोसायानिन, साइटोक्रोम, कुछ रिलेटेड एंजाइम्स जैसे कि रिडक्टेज एंजाइम्स, फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम्स आदि भी इसके अंदर पाए जाते हैं क्वांटासोम की यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये है पूरी संरचना क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट की संरचना को हम अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो कि दोहरी झिल्ली युक्त है, दोनों के बीच में एक अवकाश पाया जाता है, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। इनर चैम्बर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर है पूरा का पूरा कंटेंट जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं और उसके अंदर है कंटेंट सारे उसका आनुवांशिक पदार्थ। इस डीएनए के कारण ही क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति स्वयं से होती है, पुनर्जनन जो होता है वो इसी से होता है। अतः हम क्लोरोप्लास्ट को कोशिका के समान नया नहीं बना सकते, हमेशा क्लोरोप्लास्ट पूर्वगामी क्लोरोप्लास्ट से ही गुणित होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें खुद का डीएनए होने की वजह से ये अपने आप को रेप्लिकेट करने की क्षमता रखता है, परंतु ये ये डीएनए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आता है। अतः ये डीएनए किसके कंट्रोल में है? केंद्रीय जीनोम के। अतः हम इसे बोल सकते हैं सेमी ऑटोनॉमस, मतलब अर्ध स्वायत्त, जो खुद का संश्लेषण खुद कर सकता है, खुद के काफ़ी कुछ प्रोटीन्स का संश्लेषण खुद कर सकता है, पर किसके कंट्रोल में करेगा? केंद्रीय जीनोम के कंट्रोल में। उसके ही ऑर्डर पे ये अपने आप को रेप्लिकेट और अपने आप को सिंथेसाइज कर सकता है। ग्रेनम्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद ग्रेना की झिल्ली को हम बोलते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, उसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे। थाइलेकॉइड स्ट्रक्चर के बाद में उसमें एक विशिष्ट
फोटोसिंथेटिक क्या बोलते हैं फंक्शनल यूनिट हमको ज्ञात हुई है, दीज आर क्वांटासोम्स, और ये क्वांटासोम्स जो हैं वो हमको प्राप्त हो रहे हैं। क्वांटासोम्स का नंबर भी अलग अलग हो सकता है, नॉर्मली 250 तक 400 तक क्वांटासोम्स साइज के अकॉर्डिंग एंड फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग होता है। क्वांटासोम्स की हम बात करें तो ये एक आयताकार बॉडीज़ हैं जिन्हें पार्क एंड पॉल ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, और उसके अंदर 230 से 240 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जिसमें क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा 160 एंड क्लोरोफिल बी जो है वो है लगभग 50 के करीब। कैरोटीन्स की हम बात करें तो कैरोटिनॉइड्स में जेंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स हैं। उसके अलावा उसके अंदर हमको मिल रहे हैं क्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम, एंजाइम्स, एनर्जी सोर्स, ये सब के सब जो कि लाइट फोटोफॉस्फोराइलेशन से संबंधित है हमको यहाँ देखने को मिलता है। अब प्रकाश संश्लेषण में सबसे मेन जो पॉइंट है वो है क्लोरोफिल, तो हम यहाँ पे क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स के बारे में हल्का सा नॉलेज रखते हैं। अब हम मेनली बात करते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल्स की। क्लोरोफिल्स मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड से रिलेटेड हैं। ये अबाउट 9 टाइप्स के होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो हैं, ABCDE तक, देन बैक्टीरियल क्लोरोफिल्स एंड अदर। तो यहाँ पे हम जो आर्नोफ एंड एवेन ने जो बताया क्लोरोफिल की संरचना को, आर्नोफ क्लोरोफिल ए की अगर अपन बात करें तो क्लोरोफिल ए जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। उसके अंदर है एक पोरफायरिंग हेड और एक है उसके अंदर फाइटोल चेन। इसकी स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें केंद्रीय मैग्नीशियम आयन के चारों ओर चार नाइट्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे बनाते हैं टेट्रापायरोल रिंग। टेट्रापायरोल रिंग में एक नाइट्रोजन व 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, पेंटोज है ये, ठीक है। रिंग्स काउंट कीजिए। फर्स्ट रिंग,
सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग और ये हो गई फिफ्थ रिंग। ठीक है। मैग्नीशियम केंद्रीय धातु से 5 क्या है टेट्रा पायरोल रिंग्स जो हैं अटैच है, और पायरोल रिंग में एक नाइट्रोजन व 4 कार्बन एटम्स से मिलके बनी हुई है। अगर इनको कार्बन नंबर दें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10 कार्बन नंबर 5 रिंग्स में। ठीक है। कार्बन के बाद अगर अपन अब इनको इनकी बॉन्डिंग्स करें तो वैलेंसीज को पूरा करते हैं। तीन नंबर कार्बन पे मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। ठीक है। इसे हम कहते हैं पोर फायरिंग रिंग या हेड। इसका व्यास लगभग है 15 एंगस्ट्रॉम और इधर भी अगर अपन देखें तो ये आता है कितना 15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। पोर फायरिंग हेड। ठीक है। इसके बाद रिंग नंबर 4 के कार्बन नंबर 7 से फाइटोल चेन जुड़ी होती है। इसे हम बोलते हैं फाइटोल एंड टेल। फाइटोल एंड टेल। इसकी अगर अपन मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ए का मूलानुपाती सूत्र है C55H72O5 नाइट्रोजन 4 Mg। पोर फायरिंग रिंग की अगर अपन बात करें तो इसका सूत्र बन जाता है C35H32OH। और फाइटोल टेल की हम बात करें तो वो है अबाउट C20H39। OH और ये बन जाएगा
अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल बी। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें और इसका मूलानुपाती सूत्र, तो ये है C55H70O6N4Mg। केवल यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल कम और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बढ़ने से। तो जो सबसे बेसिक अंतर है वो केवल इतना सा है कि जो फाइटोल जो हमने बनाई है टेट्रापायरोल रिंग नंबर सेकंड पर कार्बन नंबर 3 पर क्या जुड़ता है, CH3 के स्थान पर CHO ग्रुप जो है वो यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो जो ही हम यहाँ पे COH ग्रुप को रिप्लेस, CH3 को अगर CHO से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज क्लोरोफिल बी, और ये है क्लोरोफिल ए। बस ये अंतर है इसकी संरचना के अंदर, बाकी सब सेम है, जिसकी वजह से एक ऑक्सीजन एटम बढ़ जाता है और 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इन दोनों से कुछ चेंजेस की अगर अपन बात करें तो क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस में। ये 680 nm से अधिक वेवलेंथ की लाइट जो है, जो कि इंफ्रारेड की तरफ है, को भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी जो है वो 680 से नीचे की लाइट जो है, कम तरंग दैर्ध्य की, उनको एब्जॉर्ब करने की कार्य करता है। घुलनशीलता की बात करें तो पेट्रोलियम ईथर में घुलनशील है, पेट्रोलियम ईथर, जबकि ये अल्कोहल में है। इसके कलर की बात करें तो ये है हल्का सा डार्क ब्लूइश ग्रीन, जबकि इसकी अगर अपन बात करें तो ये है ऑलिव ग्रीन, हल्का हरा। दोनों में ये अंतर है। फाइटोल जो टेल है वो इन्हें क्वांटासोम में मजबूती प्रदान करने या जोड़े रहने के लिए जो है वो मददगार है। इसी तरीके से एक छोटा सा वेरिएशन और है, अगर हम क्लोरोफिल सी की बात करते हैं तो क्लोरोफिल सी, बाकी सबकी संरचना सेम है छोटे छोटे वेरिएशंस के साथ, केवल क्लोरोफिल सी जो है उसमें पोर फायरिंग रिंग ही उपस्थित होती है, फाइटोल चेन नहीं होती। अतः उसका सूत्र यही वाला आ जाता है C35H32O5N4Mg। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की। अब इसी के साथ में यहाँ पे हम कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स हमारे पास में 2 टाइप में है, केरेटिन और ज़ैंथोफिल्स। ठीक है, अबाउट देन 20 कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट है और ज़ैंथोफिल्स की नंबर काफ़ी ज़्यादा है। मेनली जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो ल्यूटीन की बात करेंगे, और कैरेटीन की अगर हम कहें तो यहाँ पे बीटा कैरेटीन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल डायग्राम से अगर इसको समझें, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायग्राम्स का, इसीलिए हम इसके डायग्राम्स की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सिंपल इसके अंदर है एक हेक्सा और रिंग, ठीक है, और ये वैलेंसीज पूरी कर रहे हैं। ठीक है, और
ये एक सैचुरेटेड जो है वो कार्बन चेन है जो द्विबॉन्डों से एक दूसरे की वैलेंसीज को कंप्लीट करती है। और ये हो गया CH3 और CH3 मध्य में द्विबॉन्ड से बनकर ये संतृप्त होती है, जिससे इसकी दोनों जो हाइड्रोलिक चेन्स हैं वो आपस में जुड़कर एक समान दर्पण समावयवी संरचना को डेवलप करती हैं। ये सिंपल संरचना है कैरोटिनॉइड्स, कौन से? बीटा कैरोटिनॉइड्स या कैरेटीन की स्ट्रक्चर है। इसका मूलानुपाती जो सूत्र है वो सिंपल है C40H56, सिंपल, ठीक है। इसी में हम एक और ले लेते हैं सेकंड ज़ैंथोफिल ल्यूटीन। ल्यूटीन की अगर हम बात करें तो इसका मूलानुपाती सूत्र जो है वो है C40H56, बिल्कुल सेम, लेकिन एक हल्का सा वेरिएशन जिसमें हम कह सकते हैं O2 समान है। तो ऐसे में हम क्या करें, अगर हम इसके हेक्सो जो रिंग है उसमें OH एंड OH और इससे इसकी वैलेंसी एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। OH को अगर जोड़ देते हैं तो यही चीज़ जो है वो किस में चेंज हो जाएगी? ल्यूटीन में। केवल हमें क्या ऐड करना है? OH। ये इनके सिंपल फॉर्म्स सूत्र हैं। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का है, समान संरचना है, केवल दूसरे जो टेट्रा हम बना रहे हैं पायरोल रिंग, उसके तीसरे कार्बन पे मेथिल की जगह अगर हम वहाँ पे जोड़ देते हैं क्या बोलते हैं CHO ग्रुप, तो वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? क्लोरोफिल B के अंदर। उसी तरीके से क्लोरोफिल C जो है उसमें टेल नहीं है, केवल पोरफायरिंग हेड है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसकी संरचना सेम है, केवल इसके OH ग्रुप्स का अंतर है। OH ग्रुप जुड़ते ही यह ज़ैंथोफिल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कैरोटीन्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, जबकि ज़ैंथोफिल्स में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का समावेश होता है। थैंक्स।